में उनके बाद ये ओपिनियन पोल हुआ है। देश के तमाम इस वक्त के तो मुद्दे चल रहे हैं, जो मणिपुर का मुद्दा चल रहा है उस पर भी लोगों की राय हमारे इस ओपिनियन पोल में है। और देश की सारी 543 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने होगा। आपको पता चलेगा कौन हो सकता है देश का अगला प्रधानमंत्री। हमारा और सीएनएक्स का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है। हमने जानबूझकर उत्तर पूर्व से शुरुआत की। मणिपुर का हमने ओपिनियन पोल का नतीजा आपके सामने रखा। मणिपुर की दोनों सीटें आज अगर चुनाव हो तो कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। अब उत्तर पूर्व में बाकी राज्य क्या कहते हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। असम की बात करते हैं। असम में 14 सीटें हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्री असम में हैं और इन 14 सीटों पर वोट प्रतिशत कैसे हमको डिवाइड होता हुआ दिखाई दिया। आज जब चुनाव हो तो असम में बीजेपी को 41% वोट मिल सकता है, कांग्रेस पार्टी को 29% वोट और अन्य को 30% वोट जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अलायंस की परिस्थिति असम के अंदर अभी कुछ बहुत क्लियर नहीं है। बदरुद्दीन अजमल वो ऑफिशियली इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बने हैं वहां की, लेकिन एक ताकतवर पार्टी हैं। हम जानेंगे भावेश से कि उन्होंने क्या कैलकुलेशन लगा करके ये सर्वे निकाला है। लेकिन 41% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी को, 29% वोट कांग्रेस पार्टी को। इसको आप सीटों में आप परिवर्तित कीजिए अगर, तो ये 14 सीटें कैसे डिवाइड होती हुई दिखाई देती हैं। असम में बीजेपी ने 14 में भी और 19 में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। क्या इस बार वो परफॉर्मेंस रिपीट कर रही है? लगभग वही नतीजा आज आ सकता है। असम के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें बीजेपी जीत सकती है। असम गण परिषद 1 सीट, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है और एआईयूडीएफ को 1 सीट, यूपीपीएल को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां पर बड़े मार्जिन के साथ लीड में बीजेपी हमको दिखाई दे रही है। मणिपुर में भले ही पिछड़ रही हो बीजेपी, लेकिन आसाम के अंदर 10 सीटें, 14 में से 10 सीटें बीजेपी जीत सकती है। ये हमारा ओपिनियन पोल आपको बता रहा है। ये 19 के आंकड़े के लगभग 19 का आंकड़ा जो है वो रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। भावेश, इसमें आपने एआईयूडीएफ को गठबंधन नहीं माना है? देखिए, इसमें 2 सिनेरियो है। एक सिनेरियो है यदि एआईयूडीएफ और बाकी जो और स्मॉलर पार्टीज वो यदि कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करती है तब वो एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि यदि बीजेपी मतलब सभी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बीजेपी का ऑलरेडी 2 पार्टियों के साथ अलायंस है जिसमें एक एजीपी है और यूपीपीएल है। तो इस स्थिति में यदि जो अभी जो सिनेरियो उसमें 10 सीट अकेले बीजेपी जीत सकती है, बाकी 2 सीट उनके अलायंस जो एक यूपीपीएल और एक एजीपी, कांग्रेस 2 सीट जीत सकती है और एक एआईयूडीएफ जो उनका ट्रेडिशनल सीट है। लेकिन यदि अलायंस होता है, जो इंडिया अलायंस में यदि ये छोटी पार्टियों भी शामिल होते हैं तो वहां पे 2 सीटों पे असर पड़ेगा, जिसमें जो एक एजीपी वाला सीट है, यूपीपीएल वाला सीट है, वहां पे असर पड़ेगा। वो दोनों सीटें बीजेपी हार सकती है। उस स्थिति में बीजेपी वहां पे 10 सीटें जीतेगी, लेकिन बाकी के 4 सीटें अलायंस को चली जाएगी। देखिए, बाय एंड लार्ज बीजेपी 9-10 सीटें, अलायंस हो चाहे ना हो, ये है असम के अंदर। हेमंता बिस्वा शर्मा योगी आदित्यनाथ हैं वहाँ के, उनको हराना मतलब आज के डेट में बहुत मुश्किल है। एक देखिए, उनका पूरे नॉर्थ ईस्ट में इफेक्ट है। मुझे अभी तक ये ताज्जुब हुआ कि अभी तक उनको क्यों नहीं भेजा गया वहाँ पे मणिपुर में। वो वहाँ पे रोक सकते थे। पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो बीजेपी के पॉलिटिक्स को हेमंता बिस्वा शर्मा ही ज़्यादा अच्छे ढंग से हैंडल करता और कर सकते हैं वहाँ पे। जी जी, प्रदीप जी, मतलब असम तो बीजेपी के हाथ में दिखाई दे रहा है अभी भी। देखिए, वहाँ 33% पॉपुलेशन मुसलमानों की है। इसके बावजूद बीजेपी की दूसरी बार सरकार आई है। तो ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा का मैं कहूँगा जादू है। पूरे नॉर्थ ईस्ट को जिस तरह से बीजेपी के साथ उन्होंने जोड़ा है। बीजेपी पहले से कोशिश कर रही थी, वहाँ संघ का भी बहुत काम है, लेकिन उस सब के बावजूद वो जो एक्स फैक्टर होता है वो मिस कर रही थी बीजेपी, जो हेमंत बिस्वा शर्मा लेकर आए। और जो परफॉर्मेंस है उनकी सरकार की, जिस तरह से वो चुनाव जीते हैं, उस सब को देखकर ये लगता है कि जो भावेश का सर्वे है वो मुझे लगता है कि लगभग सच्चाई के करीब है। जी ठीक है। अब आपने कहा नरेंद्र मोदी के नाम पर तो वोट है ही, हेमंत बिस्वा शर्मा का होना वहां पर एक अलग एक्स फैक्टर ऐड कर रहा है। बिल्कुल साथ में हर्षवर्धन जी। निश्चित तौर पर, और ये एक जिसको कहते हैं ना कि एक घटना जो बार बार कही जाती है उसको मैं दोहरा देता हूं। जब अभी असम विधानसभा चुनाव थे तो करीब 1 हफ्ते में वहां था और बहुत साफ दिख रहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा वो जिसको कहते हैं ना कि भाजपा से ज्यादा भाजपाई हो रहे थे। और वहां पर लोगों को, और ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि कांग्रेस के पास इतना शानदार मैनेजर, और वो मैनेजर हैं, मतलब नेता बहुत अच्छे हैं, मैनेजर बहुत अच्छे हैं। वो नॉमिनेशन करने के बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट पड़ने के सिर्फ 1 दिन पहले जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहा हूं तो मैं कैसा नेता। उनका भी एक अलग तरह का एक सिद्धांत है। और वो सिर्फ असम नहीं, पूरे पूर्वोत्तर में एक नेता के तौर पर, एक यूनिफाइंग फोर्स के तौर पर, और जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो नॉर्थ ईस्ट का चेहरा बने, वहां की संस्कृति को लेकर आगे बढ़े, वो हेमंत बिस्वा शर्मा दिखते हैं।
तो जो भावेश कह रहे हैं वो बिल्कुल मुझे भी वही लगता है कि असम में तो लगभग कमोबेश यही स्थिति रहने और देखिए टैली में कितना असर पड़ा है। 12 पर एनडीए अब आपको दिखाई दे रहा है, 3 पर इंडिया अलायंस। कुल 16 सीटों का सर्वे असम के साथ मणिपुर जोड़ा हमने, तब यहां पहुंचा है। मणिपुर का असर असम में नहीं रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, राशिद किदवई साहब। जी बिल्कुल, देखिए जो वहाँ की राजनीतिक स्थिति, वहाँ बिल्कुल विपक्ष जो है, जो इंडिया अलायंस है, वो इस समय बहुत असम में बहुत कमजोर है। बहुत सारा उन्हें वहाँ होमवर्क करना है। होमवर्क के बाद भी कितना नतीजा निकलता है ये देखने वाला होगा। देखिए अभी जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना वगैरह के चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव में अगर विपक्ष का प्रदर्शन, विपक्ष मतलब गैर भाजपा राजनीतिक दलों का प्रदर्शन अगर अच्छा होगा तो इस सब जगह आप देखिएगा थोड़ा स्थिति में सुधार भी हो सकता है। राज्यों का विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर आपको लगता है लोकसभा के लोगों के मानस पर पड़ेगा? जी, क्योंकि उसका ऐसा लगेगा कि एक संदेश जाएगा जिससे जो जिन छोटे दलों की बात जो हमारे मित्र भावेश झा कर रहे थे, वो उनको लगेगा कि ये भी एक विनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है इंडिया अलायंस, तो उसकी तरफ वो लोग खिंचेंगे और जुड़ेंगे। उससे वहां की नहीं, देखिए ऐसा है कि इस तरह की उम्मीद 2018 में भी लगाई जा रही थी, जब 2017 दिसंबर में कांग्रेस जो है उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बीजेपी को 100 से नीचे ले आई। उसके बाद 3 राज्यों में बीजेपी हार गई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो ये माने जाने लगा कि लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा, लेकिन हमने नतीजा देखा इसका कोई असर नहीं पड़ा। तो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोग अलग अलग तरह से वोट करते हैं और लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के नाम का 7-8% वोट अतिरिक्त आता है, जिसकी काट अभी तक विपक्ष के पास नहीं है। समीर जी कुछ कह रहे थे? और मैं कह रहा हूँ आसाम को लेके मुझे थोड़ा पर्सनली मुझे लग रहा है कि आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि देखिए 2009 में भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें आई थी, सॉरी 2019 में भारतीय जनता पार्टी की 9 सीटें आई हुई थी। कांग्रेस की 2014 को देख लो, आप 2019 को देख लो, 3-3 सीटें थी। एआईयूडीएफ की लास्ट चुनाव में 1 सीट आई थी 2018 के। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस स्थिति में वहाँ पे मुख्यमंत्री काम कर रहे थे हेमंत बिस्वा शर्मा, और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, संघ का बहुत बड़ा नेटवर्क है वहाँ पर, और कांग्रेस जिस हिसाब से वहाँ वीक हो गई है, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि कम से कम 11-12 सीटें हेमंत बिस्वा शर्मा जिता देंगे। लेकिन अगर 10 सीटें आ रही है तो पिछले चुनाव की तुलना में 1 सीट ज्यादा आ रही है। अगर एआईयूडीएफ आ जाए तो 9 हो जाएंगे, अलायंस हो जाएंगी तो कम हो जाएंगी। लेकिन कांग्रेस कितनी सीटें कम हो नहीं रही है, अब 3 में से कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। मेरे हिसाब से लगता है कांग्रेस का तो वहाँ खाता भी नहीं खुलना चाहिए था, जिस हिसाब से वहाँ पर वर्क हो रहा है बेसिकली। अति उत्साह में ऐसा नहीं था बोलना चाहिए। वहाँ की कांग्रेस पुरानी पार्टी है और देश में हर राज्यों में उनकी स्थिति ठीक ठाक है। तो ये अलग बात है कि वहाँ पे पॉलिटिक्स एक ऐसी होगी कि कांग्रेस बहुत पीछे चली गई, लेकिन कांग्रेस का प्रेजेंस है वहाँ पे। और जो 2 अलग छोटी पार्टियां एआईयूडीएफ और कई सारी पार्टियां वहाँ पे बनी है, उनका भी ठीक ठाक प्रेजेंस है। लेकिन ये होता है कि विनिंग नहीं, एआईयूडीएफ के साथ दिक्कत ये है कांग्रेस के अलायंस में, कांग्रेस के लोगों को भी लगता है कि उनके साथ आते ही संजीव जी मैं आ रहा हूं 1 मिनट, फिर जो है वो काउंटर पोलराइजेशन हो जाता है, जिसका नुकसान हो जाता है। तो इसलिए वो कांग्रेस पार्टी एआईयूडीएफ से अलायंस नहीं करना चाहती, पोस्ट पोल भले ही अलायंस हो। बोलिए संजीव जी। बस मैं ज्यादातर सब बातों से सहमत हूँ। हर्षवर्धन जी ने कहा हेमंत बिस्वा शर्मा फेस है इस समय आसाम के, वो भाजपा से ज्यादा भाजपाई हैं। प्रदीप जी ने कहा कि 33% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन के बावजूद बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन है। भावेश ने अपने रिमार्क्स में कहा कि वो वहाँ के योगी आदित्यनाथ हैं। कुल मिला के अच्छे मैनेजर और एक इंटेलिजेंट और बड़े शातिर कैंपेनर होने के साथ साथ वो वहाँ पे हिंदुत्व का कार्ड बहुत अच्छी तरह प्ले कर रहे हैं। तो जो अभी काउंटर पोलराइजेशन की बात की प्रदीप जी ने शायद, तो वो बेसिकली वहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक करंट आ गया है। तो उसकी वजह से 2009 में जो अभी एक फेलो पैनलिस्ट कह रहे थे, उस समय शायद जेटली जी वहाँ के इंचार्ज थे, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज इलेक्शंस के। तब से लेके ये पोलराइजेशन हो रहा है और हेमंत बिस्वा शर्मा उसको अपनी पीक पे ले आए, तो उसके अच्छे डिविडेंड्स वो ले रहे हैं। चलिए, तो असम में भारतीय जनता पार्टी अपनी 2019 की परफॉर्मेंस को रिपीट कर सकती है, 9 से 10 सीटें वहां से निकाल सकती है। असर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ मणिपुर के हालात कम से कम असम के अंदर। एक लाइन इसमें जोड़ दूं, क्योंकि हम लोग जब कभी भी पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं तो पूरा नॉर्थ ईस्ट हम बात करेंगे और हम सिर्फ पॉलिटिकल बात करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में नरेंद्र मोदी के 2 सरकारों में जो बजट एलोकेशन है वो करीब 60 to 70% बढ़ा है। नॉर्थ ईस्ट में पहली बार कई जगह है जहां रेलवे से जुड़ा है,
सबसे ऊंचा एयरपोर्ट अभी सिक्किम में तैयार हुआ है। सिर्फ हम यूं कहें कि हिंदू मुस्लिम की वजह से भारतीय जनता पार्टी वहां जीत रही है, थोड़ा सा अन्याय भी होगा और इसलिए भी गड़बड़ होगा कि ठीक है विकास चुनाव नहीं जिताता है, बहुत से ऐसी चीजें, लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसकी भी बात करनी चाहिए तो हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स है। नहीं, सिर्फ आसाम की बात कह रहे हो। हाँ, असम में भी, असम में ठीक बात है कि जब आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, तो हिंदू मुस्लिम नहीं है। श्रीमंत शंकर देव के साथ अगर असम जुड़ता है, नाम घरों के साथ असम जुड़ता है, तो वो वहां की हर्षवर्धन जी, इस सब के बावजूद हेमंता बिस्वा शर्मा को टमाटर के साथ भी मियां लगाना पड़ता है। नहीं, वो तो अभी स्टेटमेंट आया उनका, देखिए मियां लोगों की वजह से टमाटर महंगा हो गया। अगर वहां बदरुद्दीन अजमल जैसा नेता होगा जिसको तरुण गोगोई कहते थे, तरुण गोगोई उन्हीं के लिए कहते थे कि ये मुसलमानों को एकदम कट्टर बना रहा है, तरुण गोगोई कहते थे। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कह रहे हैं आज उससे बहुत कड़े बयान तरुण गोगोई के हैं, थोड़ा पहले जाकर उनको याद करना चाहिए। अरे चलिए, एक हमारे ऑडियंस के मेहमान कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कोई भी इंसिडेंट होता है, जैसे अगर भी मणिपुर का इंसिडेंट हुआ, उसमें 900 वीडियो में देखेंगे 800-900 लोग थे, बट जो अरेस्ट हुए सिर्फ 7 लोग हुए हैं। उसके बाद आप कोई भी ऐसे सुशांत सिंह का हुआ था, जब भी कोई ऐसा केस होता है जो हाई प्रोफाइल होता है, आप सीबीआई को दे देते हैं, सीबीआई तहकीकात करती है, बट ग्राउंड लेवल पे उस पर कोई वर्क नहीं होता। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत पे कोई अरेस्ट नहीं हुआ। आपके इसमें मणिपुर में 7 लोग हुए हैं, इस पर केस चल रहा है, 900 लोग में से 7 पकड़े गए हैं, उन पर भी केस चल रहा है। ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हुआ। और मेरा सर ये मानना है, अगर बिना किसी पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग पावर के कोई ऐसा नहीं कर सकता। कोई स्ट्रॉन्ग पावर जिसने भी करा है उसके पीछे पावर है, जब भी उसको वो दबाया जा रहा है। मणिपुर के इंसिडेंट को दबाया जा रहा है, आपको लग रहा है? ठीक जी। नहीं, मुझे लगता है कि ये आरोप तो कभी भी लगेगा, और मैं फिर से कह रहा हूं कि ये बीरेन्द्र सिंह की सरकार पर ये बहुत खराब आरोप है। इससे वो कैसे निकल कर आएंगे, ये उनके लिए बड़ी चुनौती है। 7 लोग पकड़े गए हैं, अब आपने 900 गिन लिया, ये भी मेरे लिए बड़ा आश्चर्य की बात है कि कौन गिन सकता है किसी भीड़ को। और उस भीड़ की जो मानसिकता होती है वो कहीं भी हो, देश के किसी हिस्से में जब भीड़ व्यवहार करती है तो ऐसा ही गंदा व्यवहार करती है। और सोचिए कि उनमें से कोई उनको बचाने के लिए नहीं खड़ा हुआ, और वो भी एक फेक वीडियो था जिसमें ये वीडियो था कि कुकी महिला के साथ ऐसा ही हुआ है, मैतेई महिला के साथ, जिसके बाद वो, मुझे लगता है कि उस राज्य में ये दोनों समुदाय, दोनों समाज एक दूसरे के सामने हैं। ये बड़ी समस्या है और उससे वहां की सरकार नहीं निपट पा रही। अब चलिए जरा, अभी हमने असम की और मणिपुर की अलग से बात की, तो ये मिलाकर के अपने आप 16 सीटें होती हैं। बाकी की 9 सीटें भी हम जोड़ देते हैं इसमें, और राज्य जो वहां के हैं, मिजोरम की 1 सीट है, मेघालय की 2 है, नागालैंड की 1, अरुणाचल की 2, त्रिपुरा की 2 और सिक्किम की 1। तो फिर पूरा 25 सीटों का, पूरे नॉर्थ ईस्ट का, पूर्वोत्तर का ग्राफ जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखिए आप, पूर्वोत्तर की बाकी 6 राज्यों की 9 सीटें जुड़ने के बाद क्या गठबंधन की स्थिति वहां पर आपको दिखाई देती है, ये आपके सामने आ रहा है। ये सारी की सारी सीटें एनडीए के पास जा सकती हैं, यानी मणिपुर और आसाम के बाद बाकी जितने 6 राज्य हैं वो सभी के सभी, जिनकी 9 सीटें हैं, वो बीजेपी को मिल सकती हैं चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में। वैसे अभी यहां भी बात हुई, किसने कहा कि उत्तर पूर्व में केंद्र के पास वो सीटें आ ही जाती हैं, चुनाव में नहीं आए तो बाद में आ जाती हैं। यहां तो चुनाव में ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी वो सभी सीटें जो हैं वो जीत सकते हैं। मणिपुर का मतलब असर जो है वो चुनाव के वक्त, या चुनाव की अगर हमने सवाल पूछा है तो वो मणिपुर तक सीमित होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बाकी राज्यों में उसका रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा। भले आपको आज मिजोरम से कुछ आवाजें सुनाई दे रही हो, मेघालय से आवाजें सुनाई दे रही हो, लेकिन ओवरऑल जब आप चुनाव में कौन जीतेगा ये सवाल पूछते हैं, वोट किसको पड़ेगा, तो उसमें अभी भी ये राज्य जो है वो बीजेपी की ओर उनका झुकाव, मतदाता का झुकाव साफ दिखाई देता है। और इन 25 में से देखिए आप, 21 सीटें एनडीए, 3 सीटें इंडिया अलायंस और 1 सीट अन्य को। प्रदीप जी। नहीं, देखिए, ये राशिद किदवई साहब ने कहा कि जो जीत जाएंगे तो भी उधर आ जाएंगी, ये रीजनल पार्टीज के साथ तो हो सकता है, लेकिन कांग्रेस अगर 25 में से 10 जीत जाएगी तो ऐसा नहीं कि 10 लोकसभा सदस्य जो है वो बीजेपी के साथ आ जाएंगे। विधायकों का मामला अलग है, सांसदों का मामला अलग है, और सांसदों को तोड़ने के लिए पूरी पार्टी से 2/3 तोड़ना पड़ेगा या फिर इस्तीफा दिलाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी के समय में ही हो रहा है, कांग्रेस के रिजीम में इस तरह का नहीं हुआ। तो ये जो भी केंद्र में सत्ता में होगा वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है अपनी ताकत को, ऑर्गेनिक तरीके से, इनऑर्गेनिक तरीके से। ऑर्गेनिक तरीका ये है कि आप अपने संगठन का विस्तार कीजिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाइए और उसके बाद उस आधार पर वोट मांगने जाइए। इनऑर्गेनिक तरीका ये है कि दूसरे दलों से जो लोग आना चाहते हैं आपके साथ, उनको ले आइए। ये सिलसिला न पहली बार हो रहा है और न आखिरी बार
लेकिन देखिए पूर्वोत्तर ये स्वीप है बीजेपी के लिए एक किस्म का। 25 में से 21 सीटें एनडीए जो है वो जीत सकती है, हमारा ओपिनियन पोल ये बता रहा है। और ये 21 सीटें उत्तर पूर्व से जो आ रही हैं, ये बीजेपी की जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा चंक है, बहुत बड़ा हिस्सा है। और आज अगर ओपिनियन पोल ये बता रहा है तो बीजेपी के लिए बड़ी आशा देने वाली बात है कि उत्तर पूर्व में वो अपना पुराना परफॉर्मेंस रिपीट कर सकता है। मणिपुर की हालात होने के बाद, मणिपुर का झगड़ा हमारे सामने आने के बाद और जितना माहौल उसका बना उसके बावजूद उत्तर पूर्व में राशिद किदवई साहब, बीजेपी नंबर 1 ही नहीं है, बीजेपी स्वीप दिख रहा है। जी, ये बिल्कुल देखिए मुमकिन है। ऐसा जैसा प्रदीप जी कह रहे थे, पहले भी ऐसे हुआ है कि जो केंद्र में सत्ता में आता है उसकी तरफ एक झुकाव और खिंचाव होता है। आप वहां के बड़े दिलचस्प, अभी आप नागालैंड में चुनाव हुआ था असेंबली का, वहां आपको जान के हैरत होगी कि वहां कोई भी विपक्ष का मेंबर ही नहीं, मतलब सब लोग एक ही तरफ आ गए। जैसा मैंने मेघालय में कहा, चुनाव हुआ, कांग्रेस के लोग तृणमूल में गए और उसके बाद सब लोग जो हैं वो जो कोनराड संगमा की जो पार्टी थी वो पूरी की पूरी भाजपा ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने उनके खिलाफ बड़े सख्त बयान दिए और चुनाव के बाद सब एक तरफ हो गए। तो ये एक वहां की लोकतंत्र का एक फीचर है जिसको ऊपर हम कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ये मुमकिन है। मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा को वहां पर्याप्त सीटें मिल सकती हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का स्वीप, एनडीए का स्वीप, कोई आप में से किसी के पास कोई सवाल है? जी बोलिए। Hi, my name is Kishan. I think after the alliance of the opposition party, this is going to be a very tough competition for NDA this time. This is what I believe, and other people would also agree to this point. Because earlier, हमारे पास में सिर्फ एक ऑप्शन हुआ करता था एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में, मोदी जी होते थे और बहुत ही अच्छा ऑप्शन था। लेकिन अभी जब हम देख रहे हैं, अभी हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि दिस इज जस्ट अ नेम ब्लेम गेम अभी जो चल रहा है। जब हम देखते हैं एनडीए का कोई एक ऐसा उनका बयान देखते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि INDA, इंडिया मीन्स इंडियन मुजाहिदीन, इंडिया ईस्ट इंडियन कंपनी। बट एट द सेम टाइम व्हेन वी लुक एट दी ऑपोजिशन, राइट, तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि इंडिया वर्ड तो मेक इन इंडिया में भी यूज़ हुआ है, एंड देन इंडिया वर्ड जो है बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम रिप्रेजेंट करते हैं जब हम सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो अभी जो जनता है उनको सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन, बिकॉज अभी जो कंडीशन हमने देखी है, जो अभी मणिपुर में हुआ है, वहाँ पे आइडियली जो सिचुएशन जब लॉ एंड ऑर्डर की होती है तो वहाँ पे आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट्स रूल था वो अप्लाई हो जाना चाहिए था, विच वी कुड नॉट सी एनीवेयर। सो आई थिंक अभी बातों से कम और काम, अगर अपने काम को रिप्रेजेंट करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर एनी ऑफ द पार्टीज। देखो उसका असर पोल में, नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में तो नहीं दिखाई दे रहा, कम से कम ओपिनियन पोल में तो नहीं दिख रहा है कम से कम। सर ओपिनियन पोल में नहीं दिख रहा है, बट इन रियल लाइफ आई थिंक द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट। सो आई डोंट सपोर्ट एनी पर्टिकुलर पार्टी, बट मैं हमेशा उस पार्टी का हमेशा मैं साथ देना चाहता हूँ जो देश के लिए कुछ कर रही है। तो इस वक्त आपको लगता है कि मणिपुर का नुकसान बीजेपी को हुआ? डेफिनेटली। अच्छा चलिए ठीक है, एक ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद सर मैं आपके पास आ जाऊंगा। अभी हमने उत्तर पूर्व की बात की है, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों का ओपिनियन पोल आपने देखा। आगे हम बात करेंगे, आएंगे हम हिंदी बेल्ट में जिसे हम कहते हैं, राजस्थान की बात करेंगे। सबसे पहले राजस्थान में क्या होगा आज लोकसभा का चुनाव हो जाए तो? गहलोत सरकार अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो क्या वापसी करेगी? बीजेपी का कोई बड़ा कार्ड क्या वहां चलता हुआ दिखाई दे रहा है? तो राजस्थान का सर्वे क्या कह रहा है आपको दिखाएंगे। सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक है दोस्तों, जल्द लौटते हैं।